नमस्कार, वणक्कम, सत श्री अकाल। कैसे हैं प्रभु? प्रदीप नरवाल प्लेऑफ में नजर नहीं आएंगे। पवन सहरावत प्लेऑफ में नजर नहीं आएंगे। मनिंदर फजल लेजेंड्स प्लेऑफ में नजर नहीं आएंगे। लेजेंडरी कोच राम मेहर सिंह प्लेऑफ में नजर नहीं आएंगे। दो सबसे महंगे रेडर सचिन तंवर और गुमान सिंह प्लेऑफ में नजर नहीं आएंगे। डिफेंडिंग चैंपियंस पुनेरी पल्टन प्लेऑफ में नजर नहीं आएंगे। सब प्रभु की माया है। और साथ में इसी माया को आगे बढ़ाते बढ़ाते आज के दो मैचेस की चर्चा करूंगा और बताऊंगा कि दौड़ अभी खत्म क्यों नहीं हुई है। अंत में चर्चा करेंगे तेलुगु टाइटंस के इस सीजन की कि कहां रह गई थी कमी। स्वागत आप सबका एक्सचेंज 22 प्रेजेंट्स सुनील के सूत्र में। सबसे पहले चर्चा कर लेते हैं कल रात हुए दो मैचेस की, फिर आऊंगा पॉइंट्स टेबल पे जहां है मामला बड़ा रोचक। पहले तो बढ़िया मैच हुआ जयपुर पिंक पैंथर्स और बंगाल वॉरियर्स का। लीड अच्छी खासी एक टाइम बंगाल ने बना ली थी, फिर जयपुर ने वापसी करनी शुरू की और करते 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 आप जीत गए, मुबारक। और इस जीत ने जयपुर को प्लेऑफ में पहुंचा दिया है। दूसरे मैच में पुनेरी पल्टन हारी है तेलुगु टाइटन से। एक ऐसा फेज था जब पुनेरी पल्टन को वापसी का अवसर था, जब लीड ज्यादा नहीं थी, पर तेलुगु टाइटंस पवन आशीष आपके सुपर टेंस ने जितवाया है और 77-78 पॉइंट की जीत चाहिए थी भाई उनको क्वालिफाई करने के लिए, जो संभव होता नहीं है। वो भी पुनेरी पल्टन कोई खराब टीम नहीं है। पर अब विडंबना देखिए, पवन सहरावत सबसे बड़े खिलाड़ी पिछले 3-4 सीजन के, नेशनल कैप्टन प्लेऑफ में नजर नहीं आएंगे। डिफेंडिंग चैंपियंस प्लेऑफ में नजर नहीं आएंगे। प्रदीप की टीम तो पहले ही बाहर हो चुकी है। फजल और मनिंदर की टीम पहले बाहर हो चुकी है। सबसे बड़े कोचेज में से एक राम मेहर जी और एक बहुत महंगे खिलाड़ी उनकी टीम में गुमान सिंह, वो टीम बाहर हो चुकी है। सबसे महंगे रेडर जो गए थे सचिन तंवर, तमिल तलाईवास बाहर हो चुकी है। क्या मतलब समझा जाए इसका? हालांकि एक एंगल ये भी देखिए कि जो सबसे महंगे खिलाड़ी बने, सबसे महंगे डिफेंडर बने शार्दुल, उनकी टीम तो खेल रही है हरियाणा और अभी नंबर 1 है। और ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ रेडर्स की टीमें अच्छा नहीं खेलती, डिफेंडर्स की टीमें आगे पहुंचती हैं। इतिहास में जाइए, आपको अच्छे अच्छे उदाहरण मिलेंगे कि महंगे बिके रेडर्स की टीमें भी आगे गई हैं, है ना। सो काफी सारी चीजें हैं जिन्हें हम अलग अलग एंगल से देख सकते हैं। धीरे धीरे उनके बारे में बात करूंगा। सबसे पहले पॉइंट्स टेबल अब देख लीजिए, यहां है असली कहानी। हरियाणा नंबर 1 पर है। जयपुर पिंक पैंथर्स कल की जीत के बाद 69 पॉइंट्स हो गए, आप क्वालिफाई हो चुके हैं। दबंग दिल्ली, यूपी योद्धास, पटना पायरेट्स पहले क्वालिफाई हो गए थे। अब कल तेलुगु टाइटंस की जीत ने 66 पॉइंट दिलवाए जरूर हैं, लेकिन आपका सीजन खत्म हो गया। यू मुंबा आपसे ऊपर है 66 पॉइंट के साथ, तो मेरे लिए वो भी क्वालिफाइड है। पुनेरी पल्टन एक मैच बाकी है, मैक्सिमम 60 तक आ सकते हैं। यू मुंबा पहले ही 66 पर है, तो मेरे लिए 6 की 6 टीम्स मिल चुकी हैं। अब पटना पायरेट्स अगर आज जीतती है और 3 के स्कोर डिफरेंस से जीतती है तो वो आज की आज नंबर 1 आ जाएंगे। गुजरात खैर कोशिश करेगी कि आखिरी बचे हुए मैचेस जीत ले, जीते तो भी वहीं रहेंगे। दबंग दिल्ली अगर जीतती है तो 76 पॉइंट्स के साथ आप नंबर 3 जा सकते हैं। पटना पहला मैच हारी तो दबंग दिल्ली नंबर 2 भी आ सकती है। जयपुर पिंक पैंथर्स जीती तो 74 पॉइंट्स के साथ आप नंबर 4 पे जाएंगे। स्कोर डिफरेंस या तो बड़े मार्जिन से जीतिए, वही 15-20 पॉइंट से, 30 पॉइंट से, उससे भी ज्यादा, तो आप नंबर 3 आएंगे। तो गुजरात मुझे लगता है टेक इट इजी करेगी। अब पटना के लिए और दिल्ली के लिए अभी भी लीग स्टेज खत्म हुई नहीं है। पटना के मैच की बात करता हूं। पटना पायरेट्स बनाम गुजरात जायंट्स का मैच है। 13 मैचेस पटना जीती है, 74 पॉइंट है। आज आखिरी लीग मैच है, 79 तक आप जा सकते हैं। अब पॉइंट्स टेबल में हमने देख लिया कि 79 पॉइंट लेकर नंबर 1 या नंबर 2 रहना सेफ नहीं है, क्योंकि यूपी योद्धास भी 79 पॉइंट बेहतर स्कोर डिफरेंस के साथ पटना को नीचे धकिया सकती है और दबंग दिल्ली मैक्सिमम 81 तक आ सकती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आखिरी लीग मैच भी पटना शिद्दत से खेलेगी। सामने गुजरात है, 20 में से 5 ही मैचेस आपने जीते हैं, 35 पॉइंट हैं, 45 तक जा सकते हैं। एक मैच आपका बाकी है दबंग दिल्ली से, जो पहले रहा था टाई। मैच की कहानी बता दूं आपको। पहली कहानी यह है कि पटना, जैसा मैंने पॉइंट्स टेबल में बताया, अगर 3 या उससे ज्यादा पॉइंट से जीतती है तो नंबर 1 बन सकती है। हालांकि उसके बावजूद नंबर 1 या नंबर 2 पे गारंटी नहीं होगी, क्योंकि हरियाणा का एक मैच बाकी है, वो 84 तक जा सकते हैं। यूपी योद्धास 79 पॉइंट तक वो आप भी आ सकते हैं।
बड़ा स्कोर डिफरेंस लेके दिल्ली 81 तक आ सकती है, लेकिन आज पटना नंबर 1 बन सकती है। नंबर 2, ये क्वालिफाई कर चुकी और एलिमिनेट हो चुकी टीम्स का मुकाबला है। और नंबर 3, बड़ी स्टोरी, राम मेहर सिंह बनाम पटना पायरेट्स। वो भी एक दौर था, ये भी एक दौर है, सब प्रभु की माया है। बैटल कहां होने वाली है? ये रेडर्स और रेडर्स का मुकाबला है प्रभु। एक तरफ देवांक और अयान की युवा जोड़ी है, दूसरी तरफ भी युवा जोड़ी है, राकेश और गुमान की। तो जिस टीम का डिफेंस बेहतर खेलेगा उस टीम के जीतने के आसार हो जाएंगे। बहुत ज्यादा मैं सूत्रों में इस वीडियो में नहीं जाऊंगा, क्योंकि अब आखिरी दौर है लीग स्टेज का। एक्स फैक्टर आपको बता दूं, एक तरफ से नीरज, टीम के परिपक्व राइट कवर, क्योंकि बहुत बड़ी मजबूती, नीरज अपनी पूर्व टीम के खिलाफ भी तो खेल रहे हैं। बहुत बड़ी मजबूती पटना की आती है रेडर्स में, तो डिफेंस को चलाने का काम नीरज करेंगे। उधर से शुभम शिंदे जो कि राइट कॉर्नर खेल रहे हैं, स्वाभाविक कारण से लेफ्ट रेडर राइट रेडर दोनों आपकी तरफ आएंगे। चलिए, आप आ रहे थे मेरी तरफ नीचे कमेंट्स बताते बताते, आपने वीडियो में सही जवाब दिया। मैंने पिछले वीडियो में पूछा था कि भारत का प्रतिनिधित्व कर चुके गुजरात से आने वाले एक खिलाड़ी का नाम बताइए। बहुत मुश्किल सवाल नहीं था, बहुत से प्रभु लोगों ने सही जवाब दिए हैं। 2016 वर्ल्ड कप जो यहीं गुजरात में हुआ था, उसमें किरण परमार खेले थे और 1-2 मैचेस में सब्स्टिट्यूट आए भी थे। बढ़िया उनका फुटवर्क मुझे दिखा था। हैरानी इस बात को लेके हुई कि प्रो कबड्डी में ज्यादा नहीं दिखे, टीम्स ने खरीदा नहीं, क्यों? पर सही जवाब है जिन जिन लोगों ने दिया, गुन्नत, ताराचंद, मोहित, प्रभात, जयदेव, जय जय जय, सबकी जय जयकार है। गुजरात का फाफड़ा जलेबी ढोकला खाइए, बहुत बढ़िया होता है, मुझे भी भेजिए। सवाल आज का पूछ लेता हूं, 2016 वर्ल्ड कप में, उसी में जहां पे किरण परमार खेले थे, ऑस्ट्रेलिया टीम के कोच कौन थे? 2016 वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया के कोच कौन थे बताइए। मैं चलता हूं अगले मैच में, उससे पहले आपको एक प्यारा सा संदेशा दे दूं। प्रभु लोग, अगर आपने एक्सचेंज 22 की ऐप डाउनलोड नहीं की है तो पहले तो मुर्गे बन जाओ, अब खड़े हो जाओ और एक्सचेंज 22 की ऐप डाउनलोड करो। इसमें आपको टीम्स नहीं बनानी, इसमें आपको खिलाड़ी खरीदने या बेचने हैं। जैसे शेयर मार्केट में कंपनियों के शेयर आप खरीदते या बेचते हैं, वैसे ही आप खिलाड़ियों के शेयर खरीद या बेच सकते हैं। खिलाड़ी के साथ उसका एक प्राइस लिखा है, अगर आपको लगता है कि वो खिलाड़ी उस प्राइस से ज्यादा पैसे कमाएगा तो खरीदिए, अगर आपको लगता है कि वो उस दाम से कम पॉइंट कमाएगा तो बेचिए। दोनों का डिफरेंस होगा आपका मुनाफा। बाकी आपको पता ही है कि अपनी जेब का ख्याल, मतलब मेरी जेब नीचे है, और अपने विवेक का इस्तेमाल जरूर कीजिएगा। अंत में आपको बताऊंगा वो खिलाड़ी जो मेरी बुद्धि के अनुसार आप खरीद या बेच सकते हैं। अब 2 ऐसी टीम्स की बात कर लें जो काफी बुद्धि दिखाते हुए प्लेऑफ में चली गई हैं। दबंग दिल्ली बनाम जयपुर पिंक पैंथर्स। दिल्ली 20 मैच खेल चुकी है, 11 जीते हैं, 71 पॉइंट है, 81 तक जा सकते हैं, यानी कि प्रैक्टिकली आप टेबल टॉपर भी बन सकते हैं। टॉप 2 में आने के पूरे आपके चांसेस हैं, लेकिन एक मैच जीतकर वहां रहना थोड़ा मुश्किल है। 2 मैच आपके बाकी हैं, आज जयपुर से खेलेंगे, अगला मैच आप गुजरात जायंट्स से खेलेंगे। सामने है आज जयपुर पिंक पैंथर्स, 21 में से 12 मैच जीते हैं, पॉइंट है आपके 69 मैक्सिमम। अब आज का मैच जीतेंगे तो 74 पे जा सकते हैं, लेकिन स्कोर डिफरेंस ऐसा हो जाता है कि टॉप 2 में आना आपके लिए मुश्किल है। तो शायद आज टेक इट इजी करें संजीव बालियान साहब। कहानी क्या है मैच की? नंबर 1, 2 चैंपियंस का मुकाबला है। दबंग दिल्ली हुड्डा साहब के साथ चैंपियन बनी और जयपुर तो खैर 2 बार चैंपियन बने, एक बार भास्करन साहब के साथ और एक बार अभी संजीव बालियान साहब के साथ। नंबर 2, एक क्वालिफाई हो चुकी, दूसरी टॉप 2 स्पॉट की दावेदार टीम्स का मुकाबला है। दिल्ली सिर्फ क्वालिफिकेशन से खुश नहीं होगी, जोगिंदर नरवाल ये भी सोच रहे होंगे कि टॉप 2 में आ जाए भाई तो सीधा सेमीफाइनल खेलेंगे। बैटल कहां होने वाली है? पहली बैटल आशु नवीन की जोड़ी की अंकुश और सुरजीत की जोड़ी से, लेफ्ट कॉर्नर राइट कवर, सामने 2 राइट रेडर, लेजेंडरी बैटल है। दूसरी सांकेतिक बैटल है आशु नवीन बनाम अर्जुन देशवाल। अब अर्जुन लगातार 3-4 सीजन से कमाल कर रहे हैं, नवीन पिछले 3-4 सीजन के सुपरस्टार्स में से एक हैं, आशु पिछले 2 सीजन के उभरते हुए सुपरस्टार्स में से एक हैं। तो 3 बढ़िया तगड़े रेडर आमने सामने होंगे, शायद अर्जुन ना खेलें, ये भी टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई है। एक्स फैक्टर, इधर से आशीष योगेश की कॉर्नर्स की जोड़ी और उधर से अंकुश राठी लेफ्ट कॉर्नर, बहुत आपका महत्वपूर्ण रोल रहने वाला है।
ओके, जाते जाते आपको ये बता दूं, मतलब अभी नहीं जा रहा मैं, एक्सचेंज 22 की ऐप पर कौन से खिलाड़ी आप खरीद सकते हैं। पहले मैच में दिवांग और शुभम, एक रेडर एक डिफेंडर ले सकते हैं। सामने वाली टीम से राकेश, गुमान और नीरज, ये 3 खिलाड़ी ले सकते हैं। और दूसरे मैच में आशु नवीन को जरूर रखिए, और सामने वाली टीम से अंकुश और अर्जुन को जरूर रखिए, लेकिन अगर अर्जुन ना हुए तो फिर उनके शेयर एक्सचेंज कर दीजिए। चलिए, जाने से पहले अब बात कर लेता हूं तेलुगु टाइटंस की, जो अब 22 मैच खेल के इस सीजन को, 11वें सीजन को अलविदा कह चुके हैं। टीम का सफर कैसा रहा? अगर ओवरऑल एक दृष्टि से देखें, जहां स्टैट्स की बात मैं ना करूं, तो पिछले बहुत सारे सीजन्स में ये सीजन उनका सर्वश्रेष्ठ है। एक कारण ये कि पॉइंट्स टेबल में आपने फिलहाल की स्थिति के हिसाब से आप नंबर 7 पे हैं, जो नॉट बैड है, यानी टॉप 6 के पड़ोस में आए। पिछले कई सीजन्स में तो ये टीम क्वालिफाई करते हुए दिख भी नहीं रही थी। इन्होंने सीजन 10 के अंत में हुड्डा साहब को साइन कर लिया था। मतलब हुड्डा साहब मुझे टीवी पे दिखे, साथ में त्रिनाद रेड्डी थे जो तेलुगु टाइटंस के सीईओ हैं। तो मैंने उनको देख के ट्वीट किया और अपने वीडियो में कहा कि क्या हुड्डा साहब तेलुगु टाइटंस में जाएंगे। 2 दिन बाद हुड्डा साहब का फोन आया, बोले भाई साहब ठीक कह रहे हो, तेलुगु टाइटंस में मैं जा रहा हूं। उसी दिन तेलुगु टाइटंस ने अनाउंसमेंट कर दी। यानी हुड्डा साहब को उन्होंने पूरे 1 साल का टाइम दे दिया, कुछ महीनों का टाइम दे दिया कि आप अपनी टीम बनाइए। और हुड्डा साहब पवन को लेके आए, अपने विश्वास पात्र खिलाड़ियों को, विजय, कृष्ण ढुल, आशीष इत्यादि को लेके आए, टीम बढ़िया बनाई। और अभी कुछ दिन पहले तक टीम नंबर 2 पे भी पहुंच गई थी। बीच में एक ऐसा फेज आया जब पवन चोट के कारण नहीं खेले, और कई बार ऐसा होता है कि बड़े खिलाड़ी के जाने के बाद टीम ज्यादा एकजुट होकर खेलती है। वो एक ऐसा फेज था जब टीम लगातार मैचेस जीती, खैर बाद में हारने भी लगी, फिर पवन आए, फिर जीत हार का सिलसिला चलता रहा। लेकिन आखिरी जो 8-10 मैच में उतार चढ़ाव हुआ है, उसने टीम को रास्ते से भटका दिया। मतलब मैंने कितनी बार कहा है अपने वीडियोस में कि अभी हफ्ता 10 दिन, 2 हफ्ते पहले तक तेलुगु टाइटंस नंबर 2 पे थे, फिर लगातार मैच हारने लगे। और पिछले 5 में से आप 2 ही मैच जीते हैं, इसमें से 1 मैच तो आपने अभी कल जीता है। ये था ओवरऑल। मैं मानूंगा कि सीजन तेलुगु टाइटंस को ये समझना चाहिए कि बहुत बुरा नहीं रहा है। इनकंसिस्टेंट रहे हैं, पर पिछले कई सीजन्स की अपेक्षा आप एक कदम आगे चले हैं। आंकड़े क्या कहते हैं? टोटल पॉइंट जो टीम ने कंसीड किए, एक बड़ी तस्वीर देखिए। टोटल पॉइंट जो टीम ने कंसीड किए वो है 782, 10वां रैंक है आपका, यानी बहुत ज्यादा पॉइंट ले लिए, कंसीड कर लिए। एवरेज पॉइंट प्रति मैच आपने कितने स्कोर किए? 33.7, रैंक है आपका 8वां, यानी कि बहुत ज्यादा ओवरऑल पॉइंट आप स्कोर नहीं कर पाए, कंसीड ज्यादा कर लिए। रेडिंग पे चलते हैं। रेडिंग में आपने 458 पॉइंट स्कोर किए, रैंक है आपका दूसरा। डुओ डाई रेड में आपने 75 पॉइंट स्कोर किए, रैंक है आपका दूसरा। इंडिविजुअल खिलाड़ियों ने क्या किया? विजय 172 रेड पॉइंट, तकरीबन 8 रेड पॉइंट प्रति मैच, वेरी वेल डन। पवन सेरावत सारे मैच नहीं खेल पाए, बीच में काफी मैचेस के लिए बाहर बैठे। 13 मैचेस आपने खेले, 129 रेड पॉइंट लिए, एवरेज तकरीबन 10 रेड पॉइंट पर मैच, यानी हर मैच में सुपर 10, वेरी वेल डन। थर्ड रेडर आशीष 119 रेड पॉइंट, तकरीबन 5.25 रेड पॉइंट प्रति मैच, वेरी वेल डन फॉर अ थर्ड रेडर। साथ में 17 टैकल पॉइंट। तो रेडिंग का विभाग, हर एक खिलाड़ी ने अपनी जिम्मेदारी निभाई। ओवरऑल सारे रेडर मिलकर बड़ा अच्छा खेले। तो जब रेडिंग अच्छी चलती है तो आप अपनी विरोधी टीम्स को ऑल आउट देते भी काफी हैं। आपने 31 बार, 31 बार सामने वाली टीम्स को ऑल आउट दिया, तीसरा आपका रैंक है। तो ये विभाग, रेडिंग का विभाग, वाकई में लाजवाब खेला है। गड़बड़ कहां हुई? डिफेंस में हुई। डिफेंस की कहानी सुन लीजिए। 34.5% टैकल ही आपके सफल रहे। इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेज में तो इसको पासिंग मार्क्स भी नहीं माना जाता। 50% वहां पासिंग मार्क्स लगते हैं। स्कूल में 33% को पासिंग गिनते थे, आप 34 आए हैं, यानी कि बहुत मुश्किल से पास हुए हैं। रैंक था आपका 12वां। सबसे कम सफल टैकल की परसेंटेज टाइटंस की है। इसको अगर पर मैच में मैं विभक्त करूं तो 8.25 सफल टैकल प्रति मैच, रैंक है आपका 12वां। यहां गड़बड़ हो गई। तो जब आपका डिफेंस अच्छा नहीं खेलता तो क्या होता है? आप बार बार ऑल आउट होते हैं। 31 बार आप खुद ऑल आउट हुए हैं, नंबर 3 है, यानी सबसे ज्यादा ऑल आउट होने वाली टीम्स की सूची में आप नंबर 3 है। इंडिविजुअली देखें तो एक ही डिफेंडर है जिसकी एवरेज
2 टैकल पॉइंट्स पर मैच की है वो है अंकित, जिन्होंने टोटल 45 टैकल पॉइंट लिए 22 मैचेस में। बहुत मुश्किल से 2 टैकल पॉइंट पर मैच की एवरेज है, और 45 में से 6 पॉइंट तो उन्होंने कल के मैच में लिए हैं, वरना इनकी एवरेज भी 2 टैकल पॉइंट पर मैच से नीचे थी। सागर 22 मैच 40 पॉइंट, अजीत 33 पॉइंट, कृष्ण ढुल 21 पॉइंट। तो अब आपको समझ में आ गया इनका सफर स्टैट्स के नजरिए से भी कि डिफेंस बहुत ज्यादा उत्कृष्ट नहीं खेला। कुछ मैचेस में प्रॉमिस दिखाया है, लेकिन जब डिफेंस अच्छा नहीं चलता है, आप बार बार ऑल आउट होते हैं, तो फिर मैच में पकड़ ढीली होती है। और एक और दुखद बात यह रही कि 22 मैच खेलने के बाद आपका जो स्कोर डिफरेंस है प्रभु, वो है -40। यानी जो मैचेस आप हारे, बड़े बड़े मार्जिन से हारे। पर मैं अभी भी मानूंगा, पिछले कई सीजन्स की अपेक्षा तेलुगु टाइटंस 2 कदम आगे बढ़े हैं। कम से कम प्लेऑफ के दरवाजे तक वो आ गए थे। एक आधा मैच अगर लास्ट 5 में से और जीत जाते तो आज उनके 71 पॉइंट होते, स्थिति कहीं बेहतर होती। हुड्डा साहब, पवन, विजय, आशीष, अजीत, आप सबको बहुत बहुत मुबारक है तेलुगु टाइटंस का फैन बेस दोबारा से रिवाइव करने के लिए, उनके फैंस को हौसला देने के लिए। और आप प्रभु लोग नीचे बताइए, 2016 वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया का कोच कौन था? मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, इजाजत दीजिए, नमस्कार, जय हिंद।